नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, जिसमें भारतेंदु युग होगा, द्विवेदी युग शामिल होगा, छायावाद होगा, प्रगतिवाद होगा और प्रयोगवाद होगा। तो देखिए, भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से 1900 तक का माना जाता है। इसी प्रकार द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक माना जाता है। छायावाद जो है वो 18 से 36 तक माना जाता है और प्रगतिवाद 36 से 43 तक और प्रयोगवाद वो 43 से लेकर के 1953 तक माना जाता है। तो देखिए, भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं देशभक्ति और राजभक्ति की का काव्य। तो भारतेंदु जी के द्वारा जो लिखा गया है देशभक्तिपूर्ण कविता, जैसे आप देखिए विजय ने विजय वैजयंती, यानी मिस्र में भारत की विजय हुई थी, भारत शिक्षा, और इसके अलावा विजय वल्लरी, इनके नाटक जो हैं भारत दुर्दशा, इसी प्रकार से अंधेरी नगरी, ये जो इनकी जो नाट्य और काव्य जो रचनाएं हैं उनमें एक्चुअल में क्या है कि देशभक्ति और राजभक्ति से संबंधित चित्रण अपन को पढ़ने को मिलता है। फिर दूसरी है नई सामाजिक चेतना भी हुई है, यानी समाज को जगाया भी है भारतेंदु जी ने। भारत दुर्दशा जैसा नाटक लिख करके कि भारत की आज ऐसी दुर्दशा क्यों है, अंधेरी नगरी में आप पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार से दुर्लभ बंधु में देख लीजिएगा, और वेदिक हिंसा हिंसा न भवती उसमें देख लीजिएगा। यानी मतलब कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि अंधविश्वास को छोड़ करके नई चेतना का की ओर समाज को बढ़ाने के लिए जोर दिया है। आर्थिक चिंताओं का भी स्पष्टीकरण है। दूसरी बात, जनजीवन का इसमें बिल्कुल अच्छा चित्रण किया गया है। श्रृंगारिक कविताएं भी भारतीय युग का के अंदर देखी जाए तो खूब सी लिखी हैं। श्रृंगारों में देखिएगा आप लोग, जैसे प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंगे, ऐसी अनेकों कविताएं लिखी गई हैं। भक्ति भावना से संबंधित भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इसमें लिखी गई हैं। भारतेंदु युग में अच्छा काव्य लिखा गया है। भक्ति सर्वस्व, प्रकृति का चित्रण भी किया गया है, और व्यंग्य और हास्य ये तो हमेशा चलता ही रहता है। रीति निरूपण का संपादक इनके ग्रंथों में किया है, यानी रीतिकाल जो समापन हो रहा था और भारतेंदु युग का उदय हो रहा था, तो रीति के कुछ कुछ पुट है वो इस युग में भी मिलता है। समस्या पर काव्य रचना करना तो मतलब इनका मुख्य बिजनेस यही था भारतेंदु युग का। यानी एक पंक्ति दे दी जाती थी और उसके माध्यम से ये लोग पूरी कविताएं लिख डालते थे। जैसे देखिए एक दो की मैं बता दूं, भारतेंदु जी के द्वारा जो लिखी गई है समस्या पूर्ति, वो है कि पिए प्यारे निहारे तिहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। इसी प्रकार से जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं, उनके द्वारा लिखा गया है कि चर्चा चली बे की चलाए न चलिए, ये समस्या पूर्ति है। इसी प्रकार और भी जो हैं, जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिकादत्त व्यास हैं, उन सभी के द्वारा मतलब समस्या पूर्ति का काव्य लेखन किया गया है। जैसे अमी पूरी अमे की टोकरियां सी, चरजीव रहो विक्टोरिया रानी, ऐसे एक पंक्ति दी जाती थी और फिर इसके माध्यम से पूरा काव्य लिखना होता था। काव्यों का अनुवाद भी इस युग में काफ़ी किया गया है। काव्य रूपकों की भी काफ़ी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। भाषा ब्रज भाषा हो और खड़ी बोली का इसमें उदय हो रहा था। पूरी तरीके से खड़ी बोली नहीं आई थी, लेकिन फिर भी खड़ी बोली का थोड़ा थोड़ा उदय इसमें हो रहा था। छंद और अलंकारों का भरपूर उपयोग किया गया है, यानी छंदबद्ध ही काव्य लिखा गया है। छंद मुक्त काव्य भारतेंदु युग में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भारतेंदु युग की विशेषता है या नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें यूं भी दे सकता है कि जैसे ऊपर से 3 दे दी और एक दे दी कि छंद मुक्त काव्य, या फिर भाषा के रूप में दे दिया भाषा खड़ी बोली थी भारतेंदु युग में, या फिर हास्य व्यंग्य की जरा कुछ और ऑप्शंस में और कुछ डाल दे। इस प्रकार से इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और अच्छे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख क्या है प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं भारतेंदु युग की। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपन आगे चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आगे चलेंगे तो द्विवेदी युग आएगा। तो अगला जो भी युग आता है वो जो पुराना युग होता है ना, उससे संबंधित ही होता है। यानी बौद्धिकता का प्रतिपादन किया गया है, यानी काफ़ी बुद्धि का प्रयोग करके काव्य लिखा गया है। मानवता का इसमें प्रकटीकरण आदर्शवाद के रूप में किया गया है। यानी आप देखिएगा जैसे मिथिलेश गुप्त हैं, उन्होंने आदर्शवादी अनेक रचनाएं लिखी हैं।
इसी प्रकार राष्ट्रीय भावनाओं की राजनीतिक चेतना, ये भारत भारती जैसी महाकाव्य इस युग में जो लिखा गया है वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत काव्य है। और सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना इसमें मिलती है। धार्मिक कल्पना भी इसमें की गई है, साकेत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं, प्रिय परावत जैसे लिखे गए हैं। इस प्रकार से नारी का स्वतंत्र उत्कर्ष, ये मिथिलेश गुप्त के द्वारा स्पष्ट रूप से अनेक रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें यशोधरा आ जाएगी, द्वापर आ जाएगी, और साकेत का नौवां जो सर्ग है वो भी मुख्य रूप से उसी से संबंधित है, नारी चेतना से। सामाजिक की ओर आमुख भी इसमें दिखाई देता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता या प्रवृत्ति है वो है इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति, यानी मतलब यथार्थवाद से संबंधित इसमें लिखा है। और प्राकृतिक चित्रण तो हर एक में मिलेगा आपको। काव्यों का अनुवाद भी इसमें किया गया है। ये अनुवाद और प्राकृतिक चित्रण आना ये तो हर एक युग में मिलेगा अपन को। और काव्य की विशेष रूपों से इसमें विविधता भी देखने को मिलती है। खड़ी बोली स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखी जाने लगी थी, और छंदबद्ध और स्वच्छंद भी काव्य रचनाएं कुछ कुछ होने लगी थी। स्वच्छंद रूप से भी कुछ कुछ रचनाएं अपन को पढ़ने को मिलती हैं। खड़ी बोली मुख्य रूप से यहाँ पर अपना अस्तित्व बना चुकी थी। अब काव्य रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में बहुत ही कम लिखी जाती थी। ऐसे तो देखिएगा एक दो कवि तो अपन को मिल ही जाते हैं, जैसे ब्रज भाषा के द्वितीय में भी हैं। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, वो द्वितीय के थे परंतु ब्रज भाषा में लिखते थे। सत्यनारायण कवि रत्न वो भी द्वितीय में थे परंतु फिर भी ब्रज भाषा में लिखते थे। एक आध मिल सकते हैं परंतु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो खड़ी बोली का बोलबाला हो चुका था यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार अगर अपन देखते हैं तो छायावाद आता है। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। व्यक्तिगता की प्रधानता मिलती है, सौंदर्य भावना भी मिलती है, प्रेम का स्वरूप भी इसमें मिलता है। रहस्यवाद मुख्य रूप से छायावाद में ही उभर करके आया था। मुख्य विशेषता इसकी रहस्यवाद है और दिव्य द्वीप की इतिवृत्तात्मकता है। ठीक है, ये कई बार आता है कि निम्न में से छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है, वहाँ पर इतिवृत्तात्मकता शब्द आपको पक्का मिलेगा ऑप्शन में, और यही सही उत्तर इसमें माना जाता है कि ये छायावाद की नहीं दिव्य द्वीप की है। कल्पना शक्ति का प्रचुर खूब किया है, कामायनी जैसा महाकाव्य लिख डाला। मानवतावादी दृष्टिकोण है ही, पंत ने अच्छी अच्छी काव्य रचनाएं दी हैं। प्राकृतिक चित्रण तो सभी में मिलेगा। नारी के सौंदर्य वर्णन भी इसमें किया गया है। वेदना और निराशा का काव्य, महादेवी जी का काव्य पूरा भरा पड़ा है। और इसके बाद में बदलते हुए जीवन मूल्यों की व्यंजना इसमें की गई है। निराला ने काफ़ी कष्ट उठाए थे अपने जीवन में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम का भी विकास इस युग में देखने को मिलता है। मतलब इसके बाद में जस्ट जैसे ही छायावाद के बाद में दो काव्य धाराएं आती हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और स्वच्छंदवादी काव्य धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में पूरा ही पूरा जैसे दिनकर है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, वो गीति काव्य भी लिखे जाने लगे। बिंब प्रतीक शैली का प्रयोग है वो भी इसमें स्पेशली किया जाने लगा। भाषा जो है वो मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रयोग है वो इस युग में अच्छी तरीके से किया जाने लगा। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो प्रगतिवाद जो युग है इसमें सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपने को देखने को मिलता है, यानी समाज का यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद युग में हुआ है। शोषकों का मतलब शोषकों के प्रति गणना की गई है, शोषितों के प्रति मन में आदर्श की भावना है। और क्रांति का आह्वान तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, जैसे निराला की अंतिम कविता बादल राग देख लीजिए, नागार्जुन जी की देख लीजिए। बौद्धिकता का भी आग्रह है इसमें। व्यंग्य की प्रधानता ही है क्योंकि कूट कूट के व्यंग्य लिखा गया, हास्य बिल्कुल नहीं है। और रूढ़ि प्रथा परंपरा का इसमें बिल्कुल खुल करके विरोध किया गया है। और शोषितों को का करुण गान इसमें पढ़ने को अपन को मिलता है। शोषकों के प्रति गणना मिलती है। नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण पढ़ने को मिलता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाव इसमें देखने को अपन को पढ़ने को मिलते हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीयता की इसमें भावना ही है, मतलब राष्ट्रीयता क्या अंतर्राष्ट्रीयता की कूट कूट के भावना भरी है। सामाजिक समस्या का इसमें चित्रांकन वो किया गया है। और प्रगतिवाद तथा कला कौशल का भी इसमें वर्णन है वो किया गया है। इस प्रकार से मुख्य मुख्य ये प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो प्रयोगवाद जो है इसमें व्यक्तिवाद, यानी प्रगतिवाद में समाज को लेकर के चला था, प्रयोगवाद एक व्यक्ति विशेष को लेकर के चला कि एक व्यक्ति भी कितना परेशान होता है समाज में। निराशा की भावना इसमें कूट कूट के मिलेगी अपन को प्रयोगवाद में। ठीक है, इसके अलावा बौद्धिकता की प्रधानता मिलेगी। और लघु मानव का जो चित्रण है वो भी प्रयोगवाद में स्पेशली किया गया है। लघु मानव है
वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नई कविता में मिलता है, विजय देवनारायण शाही के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से आप देखिएगा यथार्थ की दुरुस्ताओं का इसमें चित्रण किया गया है। यथार्थ जो स्थिति है उसका चित्रण अपने को देखने को मिलता है। अति नग्न यथार्थवाद का चित्रण इसमें देखने को मिलता है, यानी यथार्थ उसमें कुछ ज़्यादा ही यथार्थ का चित्रण इन्होंने खुल करके कर दिया है। प्रेम का स्वरूप भी अपने को देखने को मिलता है, अक्षणवाद भी है, विद्रोह की भावना है, व्यंग्य की प्रचुरता इसमें पढ़ने को मिलती है, शिल्प की नवीनता है। आप देख सकते हो प्रयोगवाद में देखिएगा भाषा में जैसे बिंब है, प्रतीक है, फेटेंसी है, द्वंद्व, लय, ये सब कुछ अपने को प्रयोगवाद जो है उसमें पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन ने भारतेंदु युग से लेकर के प्रयोगवाद तक की सारी जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं उन सभी का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में जो काव्य रचा गया था, जो लिखा गया था, इसमें कई आंदोलन विकसित हुए थे। उन आंदोलनों से संबंधित भी अपने को कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। जैसे नई कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? जगदीश गुप्त। साठोत्री कविता आंदोलन का ललित गुप्त। ए कविता आंदोलन का जगदीश चतुर्वेदी। ताजी कविता का लक्ष्मीकांत। नवगीत आंदोलन का राजेंद्र प्रसाद सिंह, गीतांगिनी। और प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का परमानंद श्रीवास्तव। और अस्वीकृत कविता आंदोलन का श्री राम शुक्ल। युत्सावादी कविता आंदोलन का राम सिंह सलभ। और सनातन सूर्योदय कविता का वीरेंद्र कुमार जैन। सहज कविता का रविंद्र भरमर। और विचार कविता जो है वो महीप सिंह। और मंत्र कविता जो है वो सुरेश वात्स्यायन। इस प्रकार से ये जो आंदोलन है उनको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कई बार आंदोलन के संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, जिससे क्या है कि परीक्षा के समय जाते समय एक बार थोड़ी सी रीडिंग लगा ली जाए इसकी, तो एक दो प्रश्न अपने सही हो सकते हैं। धन्यवाद।